नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं ना, वो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ आती है उसी के बेस पे बनाता हूं और मैं सिर्फ उनका विश्लेषण करता हूं कि परिस्थितियाँ क्या हैं, कैसी हैं और कैसी होनी चाहिए और इसकी वजह क्या है। अपनी तरफ से मैं अब ग्राउंड ज़ीरो पे जाके रिपोर्टिंग नहीं करता। और पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें आती है उसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पब्लिक डोमेन में जाकर उस न्यूज़ को देख सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी अपनी नहीं होती, वो या तो कोई राष्ट्रीय लेवल के जो अखबार है उनकी होती है, या राष्ट्रीय लेवल के जो चैनल है उनकी होती है, या सोशल मीडिया में जो अच्छे चैनल हैं उनकी होती है। तो यही मेरा बेस होता है। और ये जो मनीषा वाला मामला है इसमें भी मैंने जो विश्लेषण किया है वो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें थी उन्हीं के बेस पे किया है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं ये भी कहता हूँ कि ये मेरा अपना विश्लेषण है, जो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाएं, और अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक है तो मैं अपने आप को करेक्ट भी करता हूँ। और ऐसा कई बार हुआ भी है कि लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी और फिर उसके बाद मैंने अपने आप को करेक्ट किया और वो बताया भी कि ये किसने इन्फॉर्मेशन दी है। खैर दोस्तों, तो अब दोस्तों हम बात करना चाहेंगे भिवानी जिले के लिए ढाणी लक्ष्मण की वो जो टीचर थी, लड़की थी, 19 साल की लड़की, महिला शिक्षक थी जो, उस केस की। तो उस केस में मैंने कई ऐसे क्वेश्चन उठाए थे, कई ऐसे सवाल उठाए थे कि जिस पे मुझे लगता है कि अब मुझे उन हर चीज़ का स्पष्टीकरण और वो देना चाहिए। तो उस पे सबसे पहले दोस्तों मैंने पुलिस के व्यवहार के ऊपर उँगली उठाई थी। तो उस उँगली उठाने का बेस क्या था? तो सबसे बड़ा बेस तो ये था कि जो मनीषा थी उसके पिता संजय जी हैं, उनका बयान। उन्होंने बयान दिया था कि जब मैंने पुलिस को बुलाया, 112 नंबर पे फ़ोन किया और मैं वो पुलिस वाले आए तो उन्होंने बड़े ही मतलब घृणास्पद तरीके से कहा कि लड़की भाग गई होगी। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर उँगली उठाई थी, पुलिस के व्यवहार के ऊपर। और उसके बाद जब वो थाने में गए, वहाँ पर भी उनके साथ इसी तरह की डायलॉगबाज़ी की गई, और जब वो कॉलेज में लेके गए पुलिस को, वहाँ पर भी उनको ऐसा ही प्रतीत करवाया गया। तो मेरा उँगली उठाने का एक ये था कि संजय के पिताजी ने खुद ये कहा था कि पुलिस ने ऐसा-ऐसा किया, और वो भी पब्लिक डोमेन में आप देख लें इस चीज़ को। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि सुसाइड नोट की बात, मैंने ये कहा था कि पुलिस इसको ज़बरदस्ती सुसाइड करने पे तुली, तो उसकी वजह ये थी कि जो सुसाइड नोट पुलिस ने दिया, वो संजय ने ही खुद उसको डिनाई कर दिया कि ये मेरी लड़की की हैंडराइटिंग नहीं है। और दूसरा फिर एक चीज़ ये भी है कि जो लड़की ये जानती हो कि उसके माता-पिता हैं, वो अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, मज़दूर हैं, तो वो इंग्लिश में क्यों लिखेगी? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इंग्लिश में वो सुसाइड नोट लिखना और 5 दिन बाद उस सुसाइड नोट को दिखाना और संजय का उस चीज़ से मना करना, तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि पुलिस इस केस को प्लांट कर रही है आत्महत्या के मामले में। तो दूसरा फिर ये था दोस्तों कि संजय ने तो इसमें मना किया ही किया था। और जो पुलिस के ऊपर उँगली उठाने की एक वजह ये भी थी कि पुलिस ने कभी भी जो अपनी रिपोर्टिंग है ना, वो सही नहीं की। कॉलेज के बारे में उसकी क्या कार्रवाई चल रही है, कैसे वो चल रही है, क्या उसने किया है, किसी को अरेस्ट किया या नहीं, किसी से पूछताछ किया नहीं, ये पुलिस ने कोई रिपोर्टिंग नहीं दी पब्लिक डोमेन में। और पुलिस जहाँ अपनी कामयाबी का थोड़ा-सा भी अगर उसको मिल जाता है तो वो उसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर पब्लिक को बताती है, मीडिया को बताती है। लेकिन इसमें उसने कॉलेज के बारे में कोई भी पब्लिक से शेयर नहीं किया, तो ये किसकी वजह से भी ये लग रहा था कि पुलिस है ना वो कॉलेज के बारे में कोई इंक्वायरी कर नहीं रही, कॉलेज को बचा रही है, प्रबंधन को बचा रही है, और कोई दोषी व्यक्ति है उसको बचाने लग रही है। और इस चीज़ की पुष्टि उस बात से भी होती है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजीपी साहब ने, शत्रुजीत कपूर ने, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी कार्रवाई के अंदर कॉलेज शामिल क्यों नहीं है, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल सिरे से ही टाल गया, यानी उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, अगर वो उस चीज़ को छुपाना चाह रहे थे तो ये कह सकते थे कि हमारी कार्रवाई से कोई भी बचा हुआ नहीं है, और जो भी दोषी है हमारी जाँच चल रही है, और जो भी दोषी पाएगा चाहे वो कोई भी हो तो उसमें हम पटाक्षेप करेंगे। लेकिन उसकी बजाय खुद जब एक स्टेट पुलिस का मुखिया है वो उस सवाल को अवॉइड करता है तो फिर तो उँगली उठेंगी ही उठेंगी दोस्तों। हर कोई उठाएगा कि पुलिस किसी को बचाने लग रही है। ख़ैर, तो ये था दोस्तों कि पुलिस के ऊपर उँगली उठाने का मेरा वो जो था ये आधार था। दूसरा फिर इसी आधार पर मैंने कहा था कि अगर वो आदमी स मज़बूत है, अगर वो कोई ताकतवर आदमी है, और या फिर सरकार से जुड़ा हुआ कोई आदमी है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। मैंने ये भी बोला था कि कोई बिज़नेसमैन है जो सरकार से जुड़ा हुआ होगा,
तो जब स्टेट पुलिस ही उसको अवॉइड करने लग रही है, स्टेट पुलिस ही उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं कर रही, तो सीबीआई से कैसे उम्मीद की जा सकती है? तो इसलिए मैंने कहा था कि जब स्टेट पुलिस ने क्लीन चिट एक तरह से दे दी या फिर कोई भी अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर रही, तो मुझे लगता है कि सीबीआई भी इस मामले को लंबा खींच देगी। और दूसरा इसमें एक चीज़ और भी थी कि जो नायब सैनी जी थे, उन्होंने जब जैसे ही पब्लिक ने डिमांड की कि सीबीआई से जाँचो, उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये था कि कहीं न कहीं सीएम साहब को भी, नायब सैनी जी को भी अपनी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं था। अगर उनको भरोसा होता तो उनका ये बयान आना चाहिए था कि ठीक है, अगर पब्लिक को लगता है कि सीबीआई की जाँच होनी चाहिए तो हम ज़रूर सीबीआई से भी करवा देंगे, लेकिन हमारे अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं और उनकी जो जाँच की दिशा है वो सही दिशा में चल रही है। और ज़रूर इस चीज़ का मामले का खुलासा हो जाएगा और आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अगर वो ये बयान देते तो वो ज़्यादा बेटर था। और तुरंत माँग के ऊपर और पहले दिन ही सीबीआई जाँच के आदेश करना, तो इसका मतलब ये है कि खुद प्रदेश के मुखिया को भी अपनी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं था। और जब उनके उससे ये लग रहा था कि उनको भरोसा नहीं, तो आम पब्लिक कैसे भरोसा करेगी उसके ऊपर? पब्लिक का विश्वास जमाना किसका काम होता है? या तो पुलिस के मुखिया का काम होता है या फिर स्टेट के मुखिया का काम होता है। इन दोनों ने अपने व्यवहार से ये दिखलाया कि इस मामले में न्याय नहीं हो पाएगा, तो उँगली तो उठनी ही उठनी चाहिए थी। खैर दोस्तों, अब दोस्तों बात करेंगे हम जेपी दलाल जी की। जेपी दलाल जी, मैंने जो वीडियो बनाई थी, कई लोगों ने उससे मेरे से भी पूछा कि क्या आप जेपी दलाल जी के ऊपर उँगली उठा रहे हैं? तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जेपी दलाल जी के ऊपर उँगली उठ कैसे सकती है? वो कॉलेज जेपी दलाल जी का है ही नहीं। तो जब एक कॉलेज ही जेपी दलाल जी का नहीं है, उस कॉलेज से उनका कोई संबंध नहीं है किसी तरह का, तो उनके ऊपर कैसे उँगली उठाई जा सकती है? वो कॉलेज है कांग्रेस के लोहारू के वर्तमान विधायक राजवीर फरटिया जी का। और मैंने राजवीर फरटिया जी का भी बयान पढ़ा था मीडिया के अंदर, सुना था मैंने उनका बयान। और उसके जवाब में जेपी दलाल जी का भी जो बयान था वो भी मैंने सुना था। तो उसमें दोस्तों ये बात मेरी समझ में आती है कि जेपी दलाल जी पूर्व विधायक थे लोहारू से ही, और वो एक पावरफुल आदमी है, संसाधन वाले व्यक्ति हैं और वो मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अब उनके हारने की वजह ये थी कि एक तो एक सरकार जेपी इसके सॉरी बीजेपी गवर्नमेंट के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरा फिर ये है कि उन्होंने खुद किसान आंदोलन के बारे में गलत टिप्पणी कर दी थी, उनको आतंकवादी बोल दिया था। और ये जो हरियाणा और राजस्थान और ये आसपास की जो बेल्ट है, ये किसानों की बेल्ट है, तो किसानों को इस तरह की टिप्पणी उन पसंद नहीं आई और शायद इसलिए लोगों की उनके प्रति नाराजगी थी। और इसके अलावा जब ये चुनाव होने लग रहे थे, उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हमने जो करना था कर दिया और अब की बार हम ही जीतेंगे। तो इससे ये तात्पर्य लगाया कि इन्होंने कोई ना कोई हेरा-फेरी की है, तो उससे भी नाराज़गी थी। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आगे से जेपी दलाल जी जीतेंगे ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार जेपी दलाल जी ज़रूर जीतेंगे और राजवीर फरटिया जी शायद इस लूज़ लूज़ कर जाएँ शायद इस इलेक्शन को। और शायद उनको ऐसा प्रतीत होने लग रहा है कि अब तो वो जीत गए, अगली बार मुश्किल है, तो शायद इसी चीज़ को देखते हुए ये भी मेरा अपना अंदाज़ा है दोस्तों, कन्फर्मेशन नहीं दे सकता मैं, विश्लेषण है ये भी। तो मुझे लगता है कि शायद राजवीर फरटिया जी को ये एहसास हो चुका है कि अगली बार भी जेपी दलाल जी जीतेंगे, इसलिए पॉलिटिकल रिवाइलरी के कारण, यानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण वो जेपी दलाल जी को बदनाम करने लग रहे हैं इसमें। और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो पॉलिटिकल एलिगेशन है। अदरवाइज जिस संस्था से जेपी दलाल जी का कोई संबंध ही नहीं है, तो उस संस्था के बारे में जेपी दलाल जी के ऊपर एलिगेशन लगाना मैं सोचता हूँ अनुचित है। और इस मामले में मेरे अपने विश्लेषण के अकॉर्डिंग जेपी दलाल जी का कोई भी हाथ नहीं है। खैर दोस्तों, तो अब दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मनीषा ने आत्महत्या नहीं की, उसका रेप किया गया है और उसकी गर्दन काटी गई है। तो ये भी मैंने आधार आपको क्लियर बताया था कि मेरी उस रिपोर्टिंग का आधार क्या है, वो मैंने आपको प्रूफ समेत दिया था कि मैं ये जो वीडियो बनाने लग रहा हूँ, ये बयान देने लग रहा हूँ, ये हिंदुस्तान अखबार है। हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप है कि उसका हिंदी का जो एडिशन है वो हिंदुस्तान अखबार है और वो बहुत फेमस अखबार है, नेशनल लेवल का अखबार है और बहुत पुराना ग्रुप है। तो वो जो भी वो तथ्य देते हैं, जो भी रिपोर्टिंग करते हैं, वो तथ्यों के आधार पर होती है, सबूतों के आधार पर होती है। और आगे हिंदुस्तान ने भी जो वो अपनी रिपोर्टिंग दी थी, उसका आधार भी उसने स्पष्ट बताया था कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान, जहाँ 2 अखबार, इतने बड़े अखबार जुड़े हुए हों, तो उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर मुझे लगता है कि डाउट नहीं करना चाहिए। और वो मैंने पढ़ के सुनाया था। हिंदुस्तान की वो खबर थी, वो भी पढ़ के सुनाई थी और उसमें जो उसने हवाला दिया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग का, वो भी मैंने आपको बताया था कि ये हिंदुस्तान अखबार है।
ये रिपोर्टिंग टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग के बेस पे दे रहा है, सारा सब कुछ तथ्यों के आधार पर कहा था। तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। तो उसमें भी वो मेरा अपना विश्लेषण ही था। मैं ग्राउंड जीरो पे जाके मैंने उसके बारे में कि मनीषा ने आत्महत्या की या क्या किया या कैसे किया, वो मैंने नहीं किया था। और मुझे अब भी लगता है कि मेरा जो विश्लेषण था वो बिल्कुल ठीक था, और वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी भी। खैर दोस्तों, अब क्या होगा, अब मेन बात ये है कि क्या होगा और कौन दोषी हैं। तो दोस्तों, आज रेणु भाटिया जी का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। रेणु भाटिया जी उस कॉलेज में गई हैं, और रेणु भाटिया जी ने उस कॉलेज में जाकर ना काफ़ी अनियमितताएं देखी। लेकिन खैर, अनियमितताएं तो ये तो एक अलग मैटर है। ये शिक्षा मंत्री का या एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर कोई इस तरह की बात मिलती है, गड़बड़ मिलती है, तो उस गड़बड़ की जांच करे और दोषियों को उसके अंदर सजा दे। लेकिन यहाँ हमारा ये विषय वो नहीं है। तो रेणु भाटिया जी ने अपने बयान में कहा था कि ये लास्ट कॉल है वो राहुल नाम के लड़के की थी मनीषा के पास। और ये राहुल लड़का, ये राजवीर फरटिया जी के साले का लड़का है, जो कि ट्रांसपोर्ट को देख रहा है। तो उस बयान के अकॉर्डिंग, तो जो भी ये मामला हुआ है, ये राहुल के कारण हुआ है। और उन्होंने ऐसा इंडिकेशन दिया है कि शायद इस मामले में जान पहचान थी राहुल की और मनीषा की। और उन्होंने शायद फीस का कोई मामला होगा या उसका कोई मामला होगा, तो हो सकता है उससे निराशा होकर न, फीस से निराशा हो गया अपने पिताजी की परिस्थितियों को देखते हुए कि उसके पिताजी फीस नहीं दे सकते, और उसके आगे की जो एजुकेशन है वो नहीं चल पाएगी, और उसको एक एग्जाम भी नहीं देने दिया। इस चीज से वो फ्रस्ट्रेटेड थी, और उसने अपनी दादी को बताया भी था। तो वो हो सकता है इसी फ्रस्ट्रेशन में ही उसने कहीं से जहर ले लिया हो और उसने खुद सुसाइड कर लिया हो। ये संभावना तो है दोस्तों। और ये संभावना मैं क्यों कर रहा हूँ, ये रेणु भाटिया जी के बयान के ऊपर कह रहा हूँ। और पहले मैंने जो संभावना व्यक्त की थी मर्डर की जो की थी, वो हिंदुस्तान की रिपोर्टिंग के बेस पे की थी। न अब मैं तथ्यों के बारे में कह रहा हूँ, न मैं कल या पहले जो वीडियो बनाई, न तब कह रहा था। मैं जो कुछ भी कह रहा था वो सोशल मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर जो आता है। और रेणु भाटिया जी का ये बयान मैंने खुद सुना है। और मुझे लगता है कि जो वो महिला आयोग के अध्यक्ष है, तो वो क्यों झूठ बोलेगी। उसने जो कुछ भी कहा है तथ्यों के आधार पर ही कहा है, उसने कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ही कहा है। तो जो उंगली उठी है, अब वो उन्हीं के बयान के अकॉर्डिंग राहुल के ऊपर उठी है। मुझे नहीं लगता कि राहुल इसमें दोषी है या निर्दोष है। लेकिन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मैं उस चीज की वो कहने लग रहा हूँ, उंगली उठाने लग रहा हूँ कि हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं किसी भी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राहुल का जो है वो स्लिपता हो सकती है। अब ये जांच का विषय, और मुझे लगता है कि अब ये जो सीबीआई की जांच है इस मामले को लंबा नहीं खींचेगी। क्यों? क्योंकि ये एक तो मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है कि पूरे देश में मामला जा चुका है। तो अब इसमें थोड़ा सीबीआई की भी साख है। और मैं अपने उसी बयान के ऊपर फिर वो हूँ कि अगर सरकार का कायम हो उस बयान पर कि सरकार का अगर कोई आदमी होता है या सरकार के नज़दीक कोई आदमी होता है या सरकार का इशारा या दबाव होता, तो सीबीआई उस मामले को लंबा खींच देती है। लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि बीजेपी का कोई भी जो नेता है इसमें शामिल नहीं है। और इसमें अगर कहीं कोई दोष मिल सकता है तो कहीं ना कहीं कॉलेज के ही किसी आदमी का संबंध मिल सकता है। वो किसका होगा ये जांच के बाद पता चलेगा। और कॉलेज है राजवीर फरटिया जी का, और राजवीर फरटिया जी हैं कांग्रेस के विधायक। इसमें मैं राजवीर फरटिया जी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक तो विधायक हैं, दूसरा फिर ये कि वो कॉलेज में जाकर थोड़ी बैठते हैं। लेकिन कॉलेज का कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई आदमी या जो है वो उसमें जरूर इन्वॉल्व होगा। और जो रेणु भाटिया जी का जो बयान है उसके अकॉर्डिंग लास्ट कॉल जो आई थी वो राहुल की आई थी। और जो है वो राजवीर फरटिया जी के साले का लड़का और ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज है। तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं किसी बात के ऊपर कुछ हुआ हो, और उसने शायद सुसाइड कर लिया हो, या फिर उसके साथ, जैसे कि हिंदुस्तान की रिपोर्टिंग थी, हो सकता है उसके साथ रेप किया गया हो। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की रिपोर्टिंग में ये भी था, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग में, कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जो लिख के दिया था वो यही लिया था, दुष्कर्म के बाद हत्या। तो उसी बेस के ऊपर मैं फिर कर रहा हूँ, हो सकता है ये हत्या का मामला हो सकता है ये दुष्कर्म का मामला हो सकता है ये सुसाइड का मामला हो। लेकिन पुलिस के ऊपर जो उंगली उठी है उसके लिए मैं पुलिस से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने मुखिया को समझाएं, और वो जो मुखिया है वो भी प्रदेश के मुखिया को समझाएं कि इतनी जल्दी पुलिस से जांच लेके ना उसके प्रति अविश्वास प्रकट करना ही है। अगर पुलिस के ऊपर भरोसा मुख्यमंत्री को ही नहीं होगा, तो फिर पुलिस को क्यों स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कर रखा है। छोड़िए उसको, होम मिनिस्ट्री के तहत जाएगी, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के तहत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज भी मेरा जो विश्लेषण है वो तथ्यों के आधार पर है, सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग के आधार पर, मेरा अपना कुछ भी नहीं है।
मुझे लगता है कि आपको आज का विश्लेषण भी मेरा पसंद आया होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण गलत है तो आप मेरे तक इन्फॉर्मेशन दें, आप मेरे पास प्रूफ पहुँचाएँ, तो मैं उसको अगले वीडियो में 200% करेक्ट करूँगा। और मैं ये कहूँगा कि मेरा ये जो विश्लेषण था गलत था और सही विश्लेषण ये है, और उसके जो भी इन्फॉर्मेशन देगा उसके नाम के साथ मैं उसका नाम वो करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे उन्होंने अवेलेबल करवाई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरे ये जो विश्लेषण है सही है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। ठीक हूँ तो भी कमेंट करें, गलत हूँ तो भी कमेंट करें। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखे इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।